जय हिंद दोस्तों। मैं पी कुमार चक्रवर्ती आप सबको क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ाने चल रहे हैं। पढ़ाने क्या, इसका रिवीजन कराने चल रहे हैं। इस रिवीजन को हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। तो रिवीजन के तौर पे हम लोग देखेंगे। और हमारा जो पहला चैप्टर है फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखो, हमें पढ़ना क्या है? प्रकाश का परावर्तन। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, या फिर इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या हम लोग डील करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन में कि भाई प्रकाश किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश की परिभाषा के बाद देखेंगे प्रकाश के स्रोत क्या है। ठीक है, क्या देखेंगे? प्रकाश के स्रोत क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश के स्रोत के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का जो गुण होता है, प्रकाश का गुण देखेंगे। प्रकाश के गुण के बाद हम लोग देखेंगे प्रकाशिक माध्यम देखेंगे। मतलब कि ये सब चीज़ों को हम लोग आज इसमें कंप्लीट करेंगे। तो इसी के तौर पे हम लोग चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। अगर प्रकाश की बातें की जाए ना, प्रकाश देखो, वैसे जनरली भाषा में देखा जाए या फिर जनरल में हम देखें प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है कि जो जिसके द्वारा हम लोग कुछ चीज़ों को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। उस एनर्जी के द्वारा ही हमारा एक सेंसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं आँख। उस आँख के द्वारा ही क्या करता है? प्रकाश को देख पाता है या प्रकाश को अनुभव कर पाता है। और इस प्रकाश के द्वारा हम लोग क्या कर पाते हैं? बहुत सारी वस्तुओं को, आसपास की जितनी सारी वस्तुएं हैं सभी को हम लोग देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो अगर यहाँ पर प्रकाश हेडिंग बनाए, क्या हेडिंग बनाए? प्रकाश। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा ज्ञानेंद्रिय, जिसके द्वारा क्या होते हैं? दृष्टि ज्ञान जागृत होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसके द्वारा दृष्टि ज्ञान जागृत होता है। दृष्टि ज्ञान जागृत होता है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है? दृष्टि ज्ञान जागृत होता है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा जिसके द्वारा क्या होता है? दृष्टि ज्ञान जागृत होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि प्रकाश क्या होता है। देखो, प्रकाश क्या हमने कहा कि भाई इसके द्वारा क्या होता है? सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर ये प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। याद हुआ? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं, ये प्रकाश अगर है तो प्रकाश प्राप्त कहाँ से होता है? प्रकाश जहां से भी प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश जहां से भी प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत बोलेंगे। ठीक है, तो उसे बोलेंगे प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? भाई जिसको जहां से हम प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगर प्रकाश स्रोत देखें तो प्रकाश स्रोत दो कैटेगरी में होता है। मतलब कि प्रकाश स्रोत को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। तो प्रकाश स्रोत दो तरीके से बांट सकते हैं। एक प्रकाश स्रोत बांट सकते हैं हम लोग किसमें? एक बांट सकते हैं कह सकते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। एक बांट सकते हैं क्या? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और एक दूसरा होगा कृत्रिम प्रकाश स्रोत। ठीक है, एक क्या होगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और एक क्या होगा? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। ठीक है, अच्छा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में भाई जो ऐसी प्रकाश स्रोत होता है जिसमें, देखो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत ऐसा प्रकाश स्रोत, या फिर कह सकते हैं कि प्राकृतिक वस्तुओं से निकलने वाले प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगर प्राकृतिक वस्तुओं से प्रकाश निकल रहा होगा तो उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे।
और अगर कृत्रिम वस्तुओं से प्रकाश निकल रहा होगा तो उसे हम कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का? दो कैटेगरी का, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? यदि प्राकृतिक वस्तुओं से प्रकाश निकलता है तो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। यदि प्रकाश कृत्रिम वस्तुओं से निकलता है तो उसे हम बोलेंगे कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आप जैसे देख सकते हैं क्या, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य भाई क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत मतलब कि जो भगवान ने बनाया है, ठीक, उसे बोलेंगे सूर्य हो गया। और क्या हो गया? चंद्रमा हो गया, चंद्रमा भी क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और देखो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, ठीक है, तारे भी क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, और तो ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जुगनू हो गया, ये भी क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। कृत्रिम प्रकाश स्रोत में आप लोग क्या देखते हो? जैसे लालटेन देख लिए, ठीक है, लालटेन, मोमबत्ती देख लिए, ठीक है, मोमबत्ती देख ली। मोमबत्ती के बाद और क्या देख सकते हो? जैसे आप लोग कह सकते हैं कि लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ठीक, विद्युत बल्ब जिसको बोलते हैं, विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है, विद्युत बल्ब हो गया। तो विद्युत बल्ब भी क्या होता है? ये सब क्या है? ये सब कृत्रिम प्रकाश स्रोत हैं और ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। ठीक है, इसी प्रकाश स्रोत या फिर कह सकते हैं प्रकाश निकलने के आधार पर, ठीक है, वस्तुओं से प्रकाश निकलने के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वस्तुओं को मतलब कि प्रकाश निकलने के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है प्रदीप्त वस्तु और अगला एक है अदीप्त वस्तु। ठीक है, एक प्रदीप्त वस्तु, एक अदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु को हम लोग दीप्त वस्तु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु भी कहते हैं। देखो अगला क्या है? अदीप्त वस्तु। ठीक, ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, उसे दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरा क्या है? अदीप्त वस्तुएं, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अदीप्त वस्तुएं। अच्छा, प्रदीप्त वस्तुएं में जैसे क्या है? स्वयं प्रकाश कौन कौन सा उत्पन्न करता है? हम लोगों ने देखा है जैसे स्वयं प्रकाश सूर्य, सूर्य क्या करता है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, और क्या हो गया? तारे, तारे ये क्या करता है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, और क्या हो गया? आप लोगों ने देखा है जैसे विद्युत बल्ब, क्या देखा है? विद्युत बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब ये भी क्या है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, और क्या देखा है आप लोगों ने? विद्युत बल्ब के बाद कह सकते हो लालटेन, ये सब क्या है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाले होते हैं। अच्छा, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम बोलते हैं क्या? प्रदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं। क्या बोलते हैं उसे? अदीप्त वस्तुएं। जैसे हम लोग कह सकते हैं अदीप्त वस्तुओं में जैसे क्या भाई? अच्छा, ये अदीप्त वस्तुएं जो है प्रदीप्त वस्तुओं से चमकती हैं। किससे चमकती हैं? अदीप्त वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुओं से चमकती हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं जैसे में चंद्रमा हो गया, चंद्रमा जो है अदीप्त वस्तु है, क्योंकि ये क्या है? चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो चंद्रमा क्या हो गया? अदीप्त वस्तु हो गई। ठीक है, और क्या देख सकते हो? चंद्रमा, चंद्रमा के बाद आप कह सकते हैं जितनी भी तुम्हें वस्तुएं दिखती हैं प्रकृति में, जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं वो सभी वस्तुएं अदीप्त वस्तुओं में आ सकते हैं। जितनी भी वस्तुएं तुम्हें दिखती हैं सभी वस्तुएं अदीप्त वस्तुओं में गिनाए जा सकते हैं, गिने जा सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं गिन सकते हैं इसको। ठीक, किसमें गिन सकते हैं? अदीप्त वस्तुओं में। जितनी भी वस्तुएं तुम्हें दिखती हैं, जो दिखाई देती हैं, सभी वस्तुएं कैसी वस्तुएं होती हैं? अदीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश के गुण। क्या देखने शुरू करते हैं? प्रकाश के गुण। भाई प्रकाश के गुण क्या क्या होता है? देखो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं कि भाई क्योंकि प्रकाश के बारे में हम अच्छे से स्टडी कर पाएँ, और प्रकाश स्टडी करने के बाद अच्छे अच्छे यंत्र बनाएं, जिससे आप लोग देख रहे हैं प्रकाश द्वारा बहुत सारे यंत्र बनाए गए हैं। ठीक, प्रकाशिक यंत्र बनाए गए हैं और उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें, सूक्ष्म चीज़ों को देख पाते हैं। तो मतलब कि प्रकाश के बारे में ही अध्ययन करना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का बहुत महत्वपूर्ण है।
बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके द्वारा हम लोग क्या कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, जो चीज़ नहीं दिखती है उसको भी हम लोग देख पाते हैं प्रकाश के द्वारा, ठीक है। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि भाई ऐसी दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग इससे प्रकाश के द्वारा क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है। चल आगे देखते हैं, फिर से हम लोग अगला हेडिंग बनाएंगे प्रकाश के गुण। क्या बनाएंगे, प्रकाश के गुण, ठीक है। तो प्रकाश के गुण में देखा जाए तो प्रकाश के हम लोग सोचते हैं प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के क्या होते हैं, निम्नलिखित गुण होते हैं। तो जैसा हम लोग देखते हैं कि प्रकाश जो होता है, पहला गुण अगर देखें तो प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में चलता है। क्या चलता है, सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर देखा जाए ना तो प्रकाश जो होता है निर्वात से भी चल के आ जाता है। कहाँ चल के आ जाता है, निर्वात में। अच्छा, यहाँ पर बोला गया प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अच्छा, कैसे सीधी रेखा में चलता है, देखो अगर इसको प्रैक्टिकल करना है ना तो आप ले लो 5-6 गत्ते, ऐसे ले लो, गत्ते ले लो या फिर कागज ले लो, 5-6 कागज ले लो। कागज लेने के बाद क्या करो, एक में यहाँ होल करो, एक में यहाँ होल करो और एक में यहाँ होल करो। मान लो 3 ले ली। ऐसे तीनों को अगर सीधे में रखो, क्या यहाँ से प्रकाश अगर जलाएंगे तो क्या यहाँ पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। सर अगर सामने होता तो पहुँचता, अगर तीनों सामने होता तो पहुँचता, लेकिन अगर सामने नहीं है तो नहीं पहुँचेगा। तो इससे ये पता चलता है कि प्रकाश टेढ़ा नहीं चलता, प्रकाश हमेशा सीधा चलता है, सरल रेखा में चलता है। तो बोल सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश जो है निर्वात से भी चलकर आ रहा है। देख रहे हो, सूर्य और पृथ्वी के बीच में निर्वात पड़ता है, तो कह सकते हैं कि जो ये प्रकाश है सूर्य से निर्वात से भी चलकर आ रहा है, ठीक। तो हमने समझ में आया कि प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। कहाँ चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है, और प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल, अगर तीसरे पॉइंट में देखें, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आगे देखा जाए तो प्रकाश जो है ना, प्रकाश जो है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक। तो हम लोग समझ में आया तीसरा कि ये, चौथा नंबर कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है, ठीक है। अगर 5वां देखें तो प्रकाश में क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकदार तल पर टकराता है ना, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और ऐसी परिघटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको, ऐसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन भी होता है। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन भी होता है। क्या होता है, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन भी होता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन भी होता है। और अगर छठे में देखें तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। अपवर्तन क्या होता है, अभी आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जाता है ना, तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, और ऐसी परिघटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आगे चल के हम लोग सीखेंगे इसके अपवर्तन के बाद। तो प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, ठीक है। और प्रकाश, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होता है ना, वो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और हम लोग अगला देखें, थर्ड नंबर देखें, देखो समझ, और थर्ड नंबर करें 8 नंबर। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। या लगभग कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, लगभग में कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और हम लोग ये देखें कि जो प्रकाश की चाल होता है ना, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है, लेकिन अगर दूसरे माध्यम में कहीं गया तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
तो भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ये हो गया प्रकाश का प्रवर्तन, वो प्रकाश के गुण। क्या हो गया? प्रकाश के गुण। हमने देख लिया प्रकाश के गुण, ये हो गए प्रकाश के गुण। तुम्हारे पेपर में 5 से 6 गुण लिखने होते हैं, तो हमने यहाँ पर 8 गुण बता दिए, बहुत सारे गुण हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी गुण होते हैं, ध्रुवण भी होता है, व्यतिकरण भी होता है, विवर्तन भी होता है। ठीक है, ध्रुवण भी होता है, विवर्तन भी होता है, व्यतिकरण भी होता है, बहुत सारे गुण होते हैं। लेकिन क्लास 10 के लिए इतना इनफ है। ठीक है, जितना बताया जा रहा है इतना क्या है, इनफ है क्लास 10 के लिए। ठीक है, आगे ध्यान देना। फिर उसके बाद हम लिख देखते हैं प्रकाशिक माध्यम। क्या देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग? प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रकाशिक माध्यम। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे सब बच्चे हैं, प्रकाशिक माध्यम। देखिए, आप जो पढ़ाया जा रहा है साथ में नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, क्योंकि साथ का जो नोट्स बनता है ना, वो तुम्हारे लिए बेस्ट नोट्स होता है। ठीक है, और कोई नोट्स अगर हम यहाँ पर प्रोवाइड भी कर देते हैं तुम्हें नोट्स ना, तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट नोट्स साबित नहीं होगा। लेकिन जो अपने हाथ से बनाओगे नोट्स ना, वो नोट्स तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने क्या कहा? प्रकाशिक माध्यम। देखो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है कि भाई प्रकाश जिनसे होकर जाता है। ठीक है, प्रकाश जिनसे होकर जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाशिक माध्यम बोलेंगे। प्रकाश जिनसे भी होकर जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। ठीक है, प्रकाश जिनसे भी होकर जाएगा उसे क्या बोलेंगे? प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है? अगर प्रकाशिक माध्यम की बात करें तो प्रकाशिक माध्यम टोटल 3 प्रकार का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 प्रकार का होता है। अगर देखा जाए कौन कौन सा होता है, देखो पहला होता है प्रकाशिक माध्यम। फर्स्ट प्रकाशिक माध्यम कौन सा होता है? हम लोग बोल सकते हैं पारदर्शी। क्या बोल सकते हैं? पारदर्शी। ठीक है, अगला कौन सा होगा? अपारदर्शी। क्या होगा? अपारदर्शी। अगला कौन सा होगा? अल्प पारदर्शी। क्या होगा? अल्प पारदर्शी। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? पहला हमने देखा पारदर्शी, दूसरा क्या देखा? अपारदर्शी, तीसरा देखा अल्प पारदर्शी। देखो पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी भाई ऐसा प्रकाशिक माध्यम, ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिसमें किरणें आर पार जा सकती हैं। ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिनमें किरणें आर पार जा सकती हैं उसे हम बोलेंगे प्रकाशिक माध्यम और पारदर्शी माध्यम। क्या बोलेंगे इसको? पारदर्शी माध्यम। देखो पारदर्शी, इसमें बोला है आर पार जा पाए, जिसमें किरणें आर पार जा पाए उसे हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिनमें किरणें आर पार नहीं जा पाती हैं उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जिनमें किरणें आर पार नहीं जा सकती उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, अच्छा अल्प पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिनमें किरणें अल्प मात्रा में आर पार जा पाए उसे क्या बोलेंगे? अल्प पारदर्शी माध्यम, मतलब कि आंशिक रूप से आर पार जा पाए, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जिसमें थोड़ा थोड़ा जा पाता है आर पार उसे क्या बोलते हैं? अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अच्छा देखना ध्यान से, पारदर्शी माध्यम। हमने कहा पारदर्शी माध्यम क्या होता है? हमने बताया कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिनमें किरणें आर पार जा सकती हैं। तो भाई ऐसा कौन सा माध्यम है जिनमें किरणें आर पार जा सकती हैं? हमने कहा देखो भाई, आपने देखा है जल, शुद्ध जल ले लो, शुद्ध जल ले लोगे तो किरणें अगर उसमें क्या करोगे? इधर से चार्ज जलाओगे, इस तरफ क्या होगा? पार निकलेगा, आर पार निकलेगा। अगर शुद्ध जल लिए तो किरण आर पार निकल रही है, तो हम इसको बोलेंगे क्या है? पारदर्शी माध्यम है। अच्छा वायु, वायु भी कैसा है? पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, वायु अगर है तो पारदर्शी माध्यम है। अच्छा और क्या देखा तुम लोगों ने? और देखा है कांच। ठीक है, कांच देखा जाए तो कांच भी कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। और क्या देखा? निर्वात, क्या देखते हैं? निर्वात, ये भी कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। तो ये सब कैसे माध्यम है? पारदर्शी, इसमें किरणें आर पार जा सकती हैं। अच्छा अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम को बोल सकते हैं दीवार, बोल सकते हैं दीवार, ईंट की दीवार आर पार नहीं दिखेगा, तो कैसा माध्यम है? अपारदर्शी माध्यम है। लकड़ी ले लो, प्लाई। ठीक है, लकड़ी, लकड़ी में भी आर पार नहीं दिखता है। ठीक है, बोल सकते हैं दीवार। ठीक है, लकड़ी। ठीक है, मोटा गत्ता। ठीक है, मोटा गत्ता आर पार नहीं, सब में आर पार नहीं दिखता। ये सब कैसे हैं? अपारदर्शी माध्यम है। अच्छा अल्प पारदर्शी माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिनमें किरणें आंशिक रूप से आर पार जा पाती हैं। जिनमें किरणें क्या पार जा पाती हों? आंशिक रूप से आर पार जा पाती हों, उसे क्या बोलेंगे? अल्प पारदर्शी माध्यम। बोलो अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे ध्यान देना, अगर समझ में आया तो आगे हम चलते हैं। अच्छा अल्प पारदर्शी माध्यम जैसे बोल सकते हो क्या? अल्प पारदर्शी माध्यम में आप लोग बोल सकते हो जैसे क्या बोल सकते हैं? तेल लगा हुआ कागज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? तेल लगा हुआ कागज।
ठीक है। अगर तेल लगा हुआ कागज देखें, तेल लगा हुआ कागज देखें तो कैसा होता है, अल्प पारदर्शी, हल्का हल्का आर पार दिखाई देता है। ठीक है। और क्या देख सकते हैं हम लोग, और देखो तेल लगा हुआ कागज देख लिए, और क्या देख पाएंगे, नेक्स्ट हम देख पाएंगे घिसा हुआ कांच। चलो ले लो, घिसा हुआ कांच। ठीक है, घिसा हुआ कांच। तो ये भी कैसा माध्यम होता है, अल्प पारदर्शी माध्यम होता है। अच्छा, और कौन होता है, थोड़ा सा गंदा जल हो। ठीक है, थोड़ा गंदा जल हो, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा गंदा जल। ठीक है, थोड़ा गंदा जल, अगर थोड़ा गंदा जल लेंगे तो भी कैसा माध्यम होगा, अल्प पारदर्शी माध्यम की श्रेणी में आएगा। अच्छा, और क्या होता है, और हम लोग देख बोल सकते हैं, जैसे 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 हाँ, कपड़ा एक बोल दें, एक आता है ना नेट वाला कपड़ा, झन्ना कपड़ा आता है, उसमें भी हल्का हल्का आर पार दिखता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्प पारदर्शी माध्यम की श्रेणी में आएगा। तो ऐसे माध्यम क्या होंगे, अल्प पारदर्शी माध्यम हो गए। ठीक, चलिए हमने समझ में आया कि पारदर्शी मतलब कि प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं, ये तीन प्रकार के, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, अल्प पारदर्शी माध्यम। तीन माध्यम हम लोगों ने कंटिन्यूस को कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, आगे देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे नेक्स्ट 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 नियम हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रकाशिक किरणें। ठीक है, क्या बनाएंगे, प्रकाशिक किरणें। तो ध्यान देना, प्रकाशिक किरणें, ध्यान देना। तो प्रकाशिक किरणें क्या होती हैं, तो हम बोलेंगे प्रकाशिक किरणें क्या होती हैं कि प्रकाशिक किरणें क्या होती हैं, ध्यान सुनना। अगर किसी माध्यम में प्रकाश जिन पथ से जाता है, ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश जिन पथ से जाता है उसे हम बोलेंगे प्रकाशिक किरणें। देखो मान लो प्रकाश ऐसे जा रहा था इस पथ से, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाशिक किरणें। क्या बोलेंगे इसको, प्रकाशिक किरणें। प्रकाश जिन पथ से, ध्यान देना, अगर तुम लोग डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो जब हम बोला करें ना तो देखो बोलते हैं, उसकी डिफिनेशन बोल ही देते हैं। ठीक है, हर बार डिफिनेशन बोल देते हैं। चाहो तो बार बार वीडियो को पीछे करके या फिर कैसे भी तुम उसके क्या कर सकते हो, फिर से उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, बोलते हैं। अब बार बार यहाँ लिखने का मतलब क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो हमने क्या कहा, प्रकाशिक किरणें। प्रकाशिक किरणें क्या होती हैं, ये जो किरण है जिन पथ से जाता है, ठीक है, प्रकाश जिन पथ से जाता है उसे हम बोलते हैं प्रकाशिक किरणें। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी जिस पथ से जाता है उसे रेल पटरी कहते हैं, वैसे प्रकाश जिन पथ से जाता है उसे प्रकाशिक किरणें कहते हैं। ठीक है, अब कई प्रकाश की किरणों को, ध्यान सुनना, कई प्रकाश की किरणों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशिक किरण पुंज। क्या बोलेंगे, प्रकाशिक किरण पुंज बोलेंगे, ध्यान रखना, प्रकाशिक किरण पुंज। कई प्रकाश की किरणों को प्रकाशिक किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, कई प्रकाशिक किरणों के समूह को या इकट्ठा हो जाती हैं कई किरणें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, कई प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाशिक किरण पुंज कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें हम लोग, नेक्स्ट 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 चलो अब प्रकाशिक किरण पुंज देखें। तो हमने क्या कहा, प्रकाशिक किरण पुंज में कई किरणों के समूह को, कई प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाशिक किरण पुंज कहते हैं। प्रकाशिक किरण पुंज कितने प्रकार का होता है बच्चा, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है प्रकाशिक किरण पुंज में, देखें तो कौन कौन सा प्रकार का होता है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, कह सकते हैं पहला अपसारी किरण पुंज। क्या बोल सकते हैं, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अगला क्या होगा, अभिसारी किरण पुंज। क्या होगा, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अगला क्या होगा, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक है, क्या होगा ये, समांतर किरण पुंज। ठीक है, आगे ध्यान देना, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, यदि कई प्रकाश की किरणें, ध्यान सुनना, कई प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल रही हों या निकलती हुई प्रतीत हों। अगर एक बिंदु से निकल रही हों या निकलती हुई प्रतीत हों, जैसे हम यहाँ पर देखें कि भाई एक बिंदु से क्या हो रही हों, निकल रही हों या निकलती हुई प्रतीत हों, उसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है,
अगर कई प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल रही हो या निकलती हुई प्रतीत हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। एक मिनट, थोड़ा मार्कर में सही डाल लेते हैं क्योंकि थोड़ा कम दिख रहा है, तो उसको हाई कर लेते हैं, कंटिन्यू करेंगे आगे। चलिए ध्यान देना, तो हमने क्या कहा, समान अपसारी किरण पुंज। देखो हाँ, देखो अपसारी किरण पुंज, अगर अपसारी किरण पुंज देखें तो क्या होता है, देखो अपसारी किरण पुंज ने क्या कहा कि जिसमें यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल रही हों या निकलती हुई प्रतीत हों, अगर एक बिंदु से निकल रही हों या निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं इसको, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, एक बिंदु से निकल रही होती है या निकलती हुई प्रतीत होती है, या फिर ऐसे देखो नाम लिखा है, नाम अपसारी, क्या लिखा है, अपसारी। अगर बिंदु से, अब मतलब होता है ऊपर, अगर बिंदु से ऊपर की ओर निकल रही हो, किधर निकल रही हो, अगर बिंदु से ऊपर की ओर निकल रही हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे इसको, अपसारी किरण पुंज। यदि प्रकाश की किरण एक बिंदु से ऊपर की ओर निकल रही है, अगर ऊपर की ओर निकल रही है इसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है, या फिर निकलते हुए प्रतीत हो, ठीक। अब मतलब होता है, देखो ऊपर होता है, बिंदु से ऊपर की ओर तीर लगा, अब बिंदु से ऊपर की ओर तीर लगा, उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, कई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही हो या मिलती हुई प्रतीत हो, उसे बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अगर कई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही हो या मिलती हुई प्रतीत हो, उसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। आगे ध्यान देना, समांतर किरण पुंज क्या होता है, कई प्रकाश की किरणें समांतर होकर जाएं, अगर कई प्रकाश की किरणें समांतर होकर जाती है, इसे क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे इसको, समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, देखो अपसारी किरण पुंज कई प्रकाश की किरणें एक बिंदु से मिल रही है, मिलती हुई, एक बिंदु से निकल रही है, निकलती हुई प्रतीत हो, उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज एक बिंदु पर मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो, उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। समांतर किरण पुंज क्या कहेंगे, यदि कई प्रकाश की किरणें एक बिंदु क्या हो, समांतर जा रही हो, कई प्रकाश की किरणें एक समांतर जा रही हो, तो उसे क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। इतना हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। आगे फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, समांतर किरण पुंज हो गया, अपसारी किरण पुंज हो गया, सब कुछ पढ़ लिया। ये इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा हेडिंग होता है, जो हमारा मेन हेडिंग होता है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो क्या बनाएंगे हेडिंग, सब लोग बनाना है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बनाएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, ठीक है। ये सब क्या था, बेसिक चीजें थी। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें, ध्यान सुनना, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल या चमकदार तल पर, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल या चमकदार तल पर, किसी समतल या चमकदार तल पर पड़ती हैं, पड़ने के बाद क्या होता है, पड़ने के बाद क्या होता है, टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसा दिख रहा है, जब कई प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या चिकने तल पर पड़ती हैं तो पड़ने के बाद टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। और ये जो लौटने की प्रक्रिया है, टकराकर पुनः लौटने की जो प्रक्रिया है, इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कई प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या चिकने तल पर टकराती हैं, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, ऐसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में ध्यान देना, जो ये किरण आ रही है, देखो अगर हेडिंग लिखना है, डिफिनेशन लिखना है, फिर से सुन लो ध्यान से। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने चमकदार तल पर टकराती हैं, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो ऐसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अगर लिखना है तो लिख लेना। आगे ध्यान देना, जो किरण आ रही है, इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। जो टकरा के ये जा रही है, इसको बोलते हैं क्या, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको, परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। और ये जिस बिंदु पर ये घटनाएं घट रही हैं, ये पृष्ठ के जिस बिंदु पर घटनाएं घट रही हों, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। ध्यान से देखते जाना, पूरा नाम देखते जाना ध्यान से। अभी प्रकाश परावर्तन का नियम बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर इसी आपतन बिंदु पर हम क्या करते हैं, लंब डाल दें। क्या डाल दें,
लंब डाल दें, अगर इसी आपतन बिंदु पर लंब डाल दें तो ये जो डाला गया लंब है, इसी लंब को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, आने वाली किरण को आपतित किरण, यहाँ से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु, ये जो जिस बिंदु पर क्रियाएं हो रही होंगी उसे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आगे ध्यान देना, यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनेगा। देखो बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसको? आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया इसको? आपतन कोण बोलेंगे। ठीक है, आगे ध्यान देना, यहाँ पर परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण और परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे इसको? परावर्तन कोण। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, ये आपतन कोण, ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण है। ठीक, आगे ध्यान देना, और ये क्या है? ये क्या है? परावर्तक सतह है। ठीक है, ये क्या है? परावर्तक सतह है, इसको बोलेंगे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? परावर्तक सतह। तो यहाँ पर ध्यान देना, हमने क्या देखा? आपतित किरण देखा, परावर्तित किरण देखा, आपतन कोण देखा, परावर्तन कोण देखा, आपतन बिंदु और अभिलंब देखा। ठीक, तो ये क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार चिकने तल पर टकराती हैं, टकराकर पनोसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, ऐसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ये पेपर में क्या होता है, कभी कभी 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ये फिगर जरूर बनाओगे, फिगर बहुत जरूर बनाओगे, इसको कई बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ध्यान देना, आने वाली किरण को आपतित किरण, टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, उसके बाद ये जिस बिंदु पर घटनाएं घट रही हैं उसको आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर लंब डालेंगे तो अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बना लिए। आगे ध्यान देना, नेक्स्ट, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। अगला हेडिंग होता है प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम। तो प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है? ध्यान सुनना। देखो, प्रकाश परावर्तन के टोटल 2 नियम हैं। प्रकाश परावर्तन कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? ध्यान देना, तो पहला नियम क्या है? फर्स्ट नियम देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नियम में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो ये हमने देखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नंबर, दूसरा हेडिंग क्या, दूसरा नियम क्या होगा? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। ध्यान देना, कौन सा कोण? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो पहला नियम हमने क्या देखा? आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब कि कोण I और कोण R आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, हमेशा बराबर होगा सदैव, चाहे जिससे प्रवर्तन, चाहे नियमित प्रवर्तन हो चाहे अनियमित प्रवर्तन हो। अच्छा, प्रवर्तन के प्रकार भी देखते हैं कि नियमित होता है। नियमित में क्या होता है? अगर प्रकाश का प्रवर्तन समतल सतह से होता है तो उसे नियमित प्रवर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश का प्रवर्तन खुरदुरी सतह से होता है तो उसे अनियमित प्रवर्तन कहते हैं।
नियमित प्रवर्तन में समांतर आने वाली किरणों का परावर्तन समांतर होता है, ठीक है, समांतर आने वाली किरणों का परावर्तन समांतर होता है, लेकिन अनियमित प्रवर्तन में समांतर आने वाली किरणों का परावर्तन समांतर जरूरी नहीं है कि समांतर ही हो, ठीक है। तो नियमित प्रवर्तन में समांतर नहीं होता, लेकिन नियमित प्रवर्तन में समांतर होता है, लेकिन अनियमित प्रवर्तन में समांतर नहीं होता। देखो नियमित प्रवर्तन क्या होता है, अगर प्रकाश का प्रवर्तन खुरदरी सतह और समतल सतह से होता है तो उसे नियमित प्रवर्तन, अगर खुरदरी सतह से होता है उसे अनियमित प्रवर्तन, इसे नियमित प्रवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नियमित प्रवर्तन, ठीक है, नियमित, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अनियमित, इसको अनियमित बोलते हैं, इसको नियमित प्रवर्तन बोलते हैं, ठीक। ये हो गया प्रकाश प्रवर्तन के नियम तथा प्रकाश प्रवर्तन के, मतलब प्रकाश प्रवर्तन हो गया और प्रकाश प्रवर्तन के नियम हो गया, ठीक है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रकाश प्रवर्तन और प्रकाश प्रवर्तन के नियम। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रकाश प्रवर्तन, प्रकाश की उत्कमणीयता। क्या देखते हैं? अगला हेडिंग, प्रकाश की उत्कमणीयता। प्रकाश की उत्कमणीयता क्या होता है? अगर इसी में हम क्या करें, यहीं पर एक लंबवत समतल दर्पण लगा दें, ठीक है। तो लंबवत अगर समतल दर्पण लगा दें तो प्रकाश जिस पथ से आया था ना उसी पथ से लौट जाएगा, और इसी घटना को प्रकाश का उत्कमणीयता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश का उत्कमणीयता कहते हैं, मतलब कि अपने पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाता है। जब उसी मार्ग से वापस लौटता है उसको उत्कमणीयता कहते हैं, मतलब कि उल्टा भी क्या है, सही है, ठीक है, मतलब कहने मतलब ये होता है। समझ में रहे? चलो, इसमें किसी को दिक्कत, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? अगर किसी का कन्फ्यूजन रहता है तो डाउट क्या करे, अपना क्या कहते हैं कमेंट में लिखे कि हमारा सर ये डाउट ही है, उस डाउट का सल्यूशन जरूर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है बिजी होने के कारण क्या होता है कि कभी कभी डाउट ना देख पाए तो अलग बात है, लेकिन डाउट जरूर क्लियर किया जाए। कमेंट में क्या करना है, सभी को अपना कमेंट देना है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस चैनल का नाम क्या है, NBC इंस्टीट्यूट, ठीक है, और इसी नाम से हमारा एक कोचिंग भी है NBC इंस्टीट्यूट, जो प्रयागराज के सकरमो, प्रयागराज के सुराव तहसील में सकरमो ग्राम में ये पड़ता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग आगे की चीज़ें पूरा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों के सपोर्ट रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, और तुम्हें जो कंटेंट दिया जाएगा वो कंटेंट कुछ लेवल का रहेगा, ठीक है। उस कंटेंट में कह सकते हो कि भाई अगर एक बार पूरा पढ़ लेते हो ना, तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ सर हमने काफ़ी चीज़ें सीख लिया है, ठीक है। और इसको रिवीजन के तौर पर पढ़ाया जा रहा है, तो रिवीजन के तौर पर पढ़ाया जाए तो रिवीजन की तरह इसको पूरा एकदम डिटेल से, चाहे तो अपना नोट्स बनाते चलो, चाहे तो क्या करते जाओ, पूरा एकदम बढ़िया सा डिटेल से लेते जाओ, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद प्रकाश का उत्कमणीयता भी समझ लिए क्या होता है। भाई हमने कहा बस क्या करो, कुछ नहीं, यहाँ पर समतल दर्पण लगा दो, वो जिस पथ से आया था उसी पथ से क्या होगा, वापस लौट जाएगा। ऐसी परिघटना को प्रकाश का उत्कमणीयता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश का उत्कमणीयता कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, मिरर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। दर्पण के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, ये सब समझ में आ गया सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बना लेंगे। आगे नेक्स्ट, तो सभी लोग पढ़ते भी रहिए, ठीक है, और पूरी एकदम जी जान लगा दीजिए पढ़ाई पे, समझ रहे हो नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हमने क्या कहा कि भाई पढ़ना क्या है हम लोगों को, दर्पण। क्या पढ़ना है? दर्पण। और दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर। क्या बोलते हैं बच्चा? मिरर बोलते हैं। यह है दर्पण, और इसी को बोलते हैं हम लोग मिरर बोलते हैं। ये दर्पण होता क्या है? क्या है दर्पण? देखो दर्पण क्या है, दर्पण क्या है कि जो भी किरणों को परावर्तित कर सके उसे हम क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। हम लोग यहाँ पर कांच के दर्पण को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। कांच के दर्पण में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर किसी पारदर्शी कांच को ले लिया जाए, किसी पारदर्शी कांच को, कैसा भी कांच हो, चाहे गोली हो, चाहे समतल हो, चाहे जैसा भी, ठीक है, पारदर्शी कांच को ले लिया जाए। पारदर्शी कांच को लेने के बाद क्या करें, इसको हम लोग लेड ऑक्साइड से पॉलिश करते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कलई बोलते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर लेड ऑक्साइड से पॉलिश कर देते हैं, किसे पॉलिश कर देते हैं? लेड ऑक्साइड से पॉलिश कर देते हैं, तो यह कांच ही क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है, ठीक है। किसी भी
किसी भी कांच को या किसी भी पारदर्शी कांच को एक तरफ से लेड ऑक्साइड का पॉलिश कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है, समतल दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है, समतल दर्पण बन जाता है, सॉरी क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। अब अगर हम दर्पण की बातें करें ना, तो दर्पण हम लोग अभी मेनली अपने सिलेबस में दो टाइप्स के पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के पढ़ेंगे, दो। एक पढ़ेंगे हम लोग कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, और एक पढ़ेंगे हम लोग कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या होता है, अगर किसी समतल कांच को, ध्यान देना, अगर किसी समतल पारदर्शी कांच को एक तरफ से हम क्या कर दें, पॉलिश कर देते हैं, तो यह समतल पारदर्शी कांच ही क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। अगर किसी समतल पारदर्शी कांच को एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं तो ये समतल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। किसी खोखले गोले के पारदर्शी कांच को, किसी खोखले गोले पारदर्शी कांच को हम क्या करें, कट कर लें। ठीक है, देखो मान लो ये क्या हो, यहाँ पर एक खोखला गोला ऐसे हो, ठीक है, इस गोले को हम क्या कर लें, कट कर लें। यहाँ से मान लो कट कर लें, कट करने के बाद ऐसे आएगा, ऐसे ही आएगा, और इधर से कट कर लें, इधर वाला पॉइंट निकाल लें और ऐसे आएगा। ध्यान देना थोड़ा सा। अगर हम इसमें क्या करें, इसमें अगर हम अंदर वाले में क्या कर दें, पॉलिश कर दें, दबे हुए तल पे क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो ये जो दर्पण प्राप्त होगा ना, इस दर्पण को हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे इसको, उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण बोलेंगे। अगर इसमें हम उभरे हुए तल पे क्या कर दें, पॉलिश कर दें, अगर उभरे हुए तल पे पॉलिश कर देते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, स्फीयर मिरर और प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं मिरर। तो दर्पण क्या होता है, किसी भी दर्पण और किसी भी कांच को एक तरफ से क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अगर किसी भी कांच को एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं तो यह दर्पण ही क्या कहलाता है, ये मतलब कि यह कांच ही क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। और दर्पण दो प्रकार का हमने देखा, समतल दर्पण और एक क्या देखा, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, हमने कहा किसी समतल पारदर्शी कांच को ले लो, एक तरफ से पॉलिश कर दो। समतल पारदर्शी कांच को एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं, तो समतल दर्पण जो पॉलिश करते हैं तो ये समतल दर्पण, मतलब समतल कांच को एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं, समतल दर्पण प्राप्त होता है। गोली दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले को काटकर एक तरफ से क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, इसमें गोली दर्पण प्राप्त होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। उत्तल क्या होता है, अगर हम दबे हुए तल पे क्या करते हैं, पॉलिश कर दें, इसका प्रवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, ठीक है, दबा हुआ तल पॉलिश हो, प्रवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होगा, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो और पॉलिश वाला तल जो हो उभरा हुआ हो। ये पॉलिश वाला तल है, जो कांटे तल दिख रहा है ना एक तरफ से, वो पॉलिश वाला तल है, समझ में आ गया नहीं। तो उभरा हुआ तल, अगर प्रवर्तक तल उभरा हुआ होगा तो उसे उत्तल दर्पण, जिसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। और इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे इसको, कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे इसको, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे समतल दर्पण के बारे में, थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं पहले, फिर इसके बाद आगे फिर गोली दर्पण में स्टडी करेंगे, जो कि मेनली हमारा लिए लाभदायक होगा। तो अगर देखा जाए समतल दर्पण, तो सब लोग हेडिंग बनाएंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, अभी हमने देखा था समतल दर्पण में कि किसी समतल पारदर्शी कांच को एक तरफ से क्या करें, पॉलिश कर दें, तो ये समतल पारदर्शी कांच ही क्या बन जाता है, समतल दर्पण बन जाता है। अगर समतल दर्पण में देखें तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ध्यान देना,
फोकस दूरी, समतल दर्पण हम इसको बोलते हैं गुण भी बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर, चलिए यहाँ पर ध्यान देना, हमने क्या देखा, देखा हमने क्या, इसकी जो फोकस दूरी होती है, इसकी क्या होती है, फोकस दूरी। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। दूसरी की बात करें, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन कितना होता है, प्लस का 1 होता है। सर ये क्या चीज़ें क्या हैं, सर पहले ये समझ में नहीं आ रहा, ये है क्या चीज़ें, तो घबराने की बात नहीं है। ये हम लोग आगे चल के इसको डील करेंगे, जब हम लोग कौन सा दर्पण पढ़ लेंगे, गोली दर्पण पढ़ लेंगे, तो समझ में आएगा कि हम लोग क्या होगा, रेखीय आवर्धन क्या होता है और फोकस दूरी का होता है। ये 2 पॉइंट अभी से ऐसे याद कर लो, अभी याद कर लो, ठीक है। इसको हम लोग समझाएंगे जब हम तुम्हें गोली दर्पण पढ़ने लगेंगे, तो उसी के साथ हम तुम्हें क्या करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक। तो आप लोग देखेंगे, तो हमने क्या देखा, फोकस दूरी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक है। और समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है, सदैव प्लस का 1 होता है। ये चीज़ याद रखना, 2 चीज़ें फिक्स है। अब चलो ये दोनों पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है, बाकी चीज़ें हम अब आगे चीज़ें हम समझेंगे। चलो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक समतल दर्पण है, एक क्या है, समतल दर्पण है। अब तुम यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर क्या हो, तुम खड़े हो। अब यहाँ पर तुम खड़े हो समतल दर्पण के सामने, तो तुम इसमें तुम्हारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इसमें तुम्हारा इमेज बनेगा। जैसे तुम यहाँ पर खड़े हो, इसके अंदर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, और वो इमेज जो होगा हूबहू तुम्हारे जैसा होगा। कैसा होगा, तुम्हारे जैसा हूबहू होगा, और साथ में जितने बड़े तुम होगे उतना बड़ा तुम्हारा इमेज भी होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा, मतलब कि वस्तु जो होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है, समतल दर्पण हम बोल सकते हैं, समतल दर्पण से बना, समतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होगा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। कैसा होता है, सीधा। भाई सीधा होता देखते हैं, हाँ ये होता है कि दायां बायां उल्टा हो जाता है। दायां बायां उल्टा होने का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं पार्श्व उल्टा। क्या होता है, इसको पार्श्व उल्टा। दायां बायां उल्टा होने का मतलब क्या होता है, पार्श्व उल्टा होता है, ठीक है। दायां बायां उल्टा होने का मतलब क्या होता है, पार्श्व उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। सीधा के साथ साथ कैसा होता है, ध्यान देना, सीधा के साथ साथ कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। सर जी क्या, सर क्या है, सर प्रतिबिंब पहले बता दीजिए तो समझ में आ जाए, ठीक है। चलो देखा, प्रतिबिंब क्या होता है, जब देखो एक होता है छाया और एक होता है प्रतिबिंब, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। छाया अलग है और प्रतिबिंब अलग है, ठीक। देखो छाया को हम शैडो बोलते हैं, ठीक है, और प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं इमेज। देखो प्रतिबिंब जब बनेगा ना, तो जिस कलर के तुम रहोगे उस कलर का तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जब छाया बनेगा ना, तो हमेशा वो डार्क बनता है। तो छाया और प्रतिबिंब में दोनों अंतर है। तो प्रतिबिंब जब बनता है तो प्रतिबिंब 2 तरीके का बनता है। देखो प्रतिबिंब बनता कैसे है, हम बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु से 2 या 2 से अधिक किरणें, जब किसी वस्तु से 2 या 2 से अधिक किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, 2 या 2 से अधिक किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद कहीं पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो वहाँ पर क्या बनता है, उस तरीके वो जो होते हैं प्रतिबिंब, वहाँ पर क्या बनता है, उसका इमेज बनता है, ठीक है। और इमेज प्रतिच्छेद कर रही होंगी या फिर प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत हो रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। और इमेज 2 तरीके का बनता है। अगर प्रतिच्छेद एक्चुअल में कर रहा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, इसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। अगर वो क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत हो रहा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अगर प्रतीत हो रहा होगा
मतलब कि कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा, अगर प्रतीत हो रहा हो, मतलब कि किरण जो होगा मिलता हुआ प्रतीत हो रहा होगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, जो मिल रहा होगा, वास्तविकता में मिल रहा होगा। ठीक, हमने तुम्हें बताया प्रतिबिंब में क्या होगा कि जैसा तुम हो हूबहू तुम्हारे जैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, और साथ में छोटा बड़ा हो सकता है, अलग बातें हैं, लेकिन रंग रूप जैसा होगा, सब एक जैसा होगा। ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है, आकार चेंज हो सकता है, लेकिन बस रंग कैसा रहेगा, किस कलर के रहोगे, उस कलर का ही बनता है ज़्यादातर। आगे ध्यान देना, और जो प्रतिबिंब होगा ना, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम लोग पर्दे पे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, पर्दा पे बनाया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे बना सकता है, लेकिन इसको पर्दे पर नहीं बना सकता, इसको पर्दा पे नहीं बनाया जा सकता। और इसको जो है ना, इसका फोटो लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है, इसका भी फोटो लिया जा सकता है, दोनों का फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, फोटो दोनों का लिया जा सकता है, इसका भी फोटो लिया जा सकता है और इसका भी फोटो लिया जा सकता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब और एक ऐसा है आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समझ में आ गया सर जी प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर आगे तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ ध्यान देना। तो समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान देना कैसा बनेगा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा लर्न कर लेना। दूसरा नंबर, नेक्स्ट दूसरा नंबर, अगर ये यहाँ से यहाँ इनकी दूरी a है तो इसका जो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, जिसका जो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा वही बन रहा है, देखो वही कलम बार बार नहीं चल पाएगी, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ से अगर a है तो ये भी कितनी दूरी होगी, a होगी। तो मतलब कि बोल सकते हैं वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, समतल दर्पण से बने वस्तु की, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी आपस में बराबर होता है। दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण से बने वस्तु की दूरी, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हमेशा इसमें आपस में बराबर होगा, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई भी हमेशा बराबर होगा। ठीक है, हमेशा बराबर होगा। अच्छा, और क्या देखेंगे हम लोग इसमें, अगर मान लो ये दौड़ता हुआ दर्पण की तरफ दौड़ता हुआ v वेग से आ रहा है, ये दौड़ता हुआ मान लो क्या है, ये दौड़ता हुआ व्यक्ति इधर की तरफ दौड़ता हुआ v वेग से आ रहा है। अगर ये दौड़ता हुआ v वेग से आ रहा है तो ध्यान देना, ये दौड़ता हुआ v वेग से आ रहा है तो इसका प्रतिबिंब भी v वेग से दौड़ता हुआ इधर आता हुआ, अगर ये v वेग से जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब भी कितने वेग से आएगा, v वेग से आएगा। अगर ये v वेग से जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब भी जो होगा v वेग से आएगा। लेकिन इसको महसूस कितना होगा, इसको महसूस होगा कि इसका प्रतिबिंब जो है दुगने वेग से आ रहा है। ठीक है, देखो वास्तविकता यही है कि अगर ये v वेग से जाएगा इसका प्रतिबिंब भी कितने वेग से आएगा, v वेग से आएगा, लेकिन इसको महसूस कितना होगा, इस व्यक्ति को महसूस कितना होगा, दुगने वेग से महसूस। जैसे तुम दौड़ रहे हो खूब जोर से, अब तो ये क्या होता, व्यक्ति जो होता है अपने आप को स्थिर समझ लेता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि इसको अपने इसका वेग जो होता है दुगने वेग से महसूस आता हुआ महसूस होने लगता है। ठीक है, चलो आगे ध्यान देना। फिर उसके बाद और क्या देखते हैं हम लोग, हम और देखते हैं कि अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, अगर दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण को कितना लेना चाहिए। तो अगर तुम्हें अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो तुम्हें दर्पण जो होगा अपने मतलब कि ऊंचाई का आधे ऊंचाई का दर्पण ले लोगे ना तो तुम अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें देख सकते हो। ठीक है, अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। न्यूनतम कितना ऊंचाई का लेना चाहिए, न्यूनतम आधे ऊंचाई का लोगे तभी तुम अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाओगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या नेक्स्ट। अच्छा ये देखो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हो,
ज़्यादातर समतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, चेहरा देखने में करते हैं, या फिर क्या करते हैं भाई प्रवर्तक के रूप में इसका यूज करते हैं। बस इसका उपयोग हम लोग ज़्यादातर चेहरा देखने में करते हैं और प्रवर्तक के रूप में करते हैं, ठीक, बस, और कहीं इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा समतल दर्पण कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, हमने क्या कहा था भाई कि इसमें जो होता है प्रतिबिंब, जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है पार्श्व उल्टा बनता है। पार्श्व उल्टा क्या होता है, दायां बायां छिंज हो जाता है। अगर देखोगे तुम दर्पण में ना, तो तुम्हारा दायां बायां उसमें छिंज नजर आएगा, ठीक, उल्टा समझ में आएगा दायां बायां। तो दायां बायां उल्टा समझ में आएगा, इसलिए क्या है कि उनका पार्श्व उल्टा हो जाता है, लेकिन वैसे उल्टा नहीं होता, पार्श्व उल्टा होता है, दायां बायां चेंज होता है केवल, ठीक है। इसमें क्या चेंज होता है, केवल केवल दायां बायां चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम देखेंगे गोलीय दर्पण। बातें करते हैं किसकी, गोलीय दर्पण की बातें करते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, देखो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ध्यान देना, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे, ठीक है। अब इस गोलीय दर्पण के बारे में बड़े ध्यान से पढ़ते जाना पूरा, ठीक है। इस चैप्टर को आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे कि आज ये पूरा हो जाए। थोड़ा सा 2 मिनट के ब्रेक ले लें, थोड़ा सा पानी पी लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। तब तक आप लोग जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। हाँ, अब आगे देखेंगे गोलीय दर्पण। किसके बारे में देखेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में देखेंगे। चलिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण, इसको बोलते हैं स्फीयर मिरर, बोले इसको स्फीयर मिरर, ठीक है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, ध्यान से सुनना, गोलीय दर्पण के बारे में ध्यान से सुनना। गोलीय दर्पण है क्या, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, ध्यान देना, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। कैसा होता है, गोलीय होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। देखो, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, उसे क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। आगे ध्यान देना। अब गोलीय दर्पण होता कितने प्रकार का है, तो गोलीय दर्पण हमने कहा 2 प्रकार का होता है। एक होता है, तुम्हें पता है, उत्तल दर्पण, अभी बताया था, और एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है,
उभरा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और देखो उत्तल दर्पण में क्या देखा, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, देख रहा ना, ये प्रवर्तक पृष्ठ है, ये पालिशदार पृष्ठ है, ये प्रवर्तक पृष्ठ है और ये पालिशदार पृष्ठ है। तो प्रवर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है। तो जिसका प्रवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे बोलते हैं गोली उत्तल दर्पण। और जिसका प्रवर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, ध्यान देना, जैसे ये हम बनाए, इसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होगा, दबा हुआ होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे इसको, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं कॉन्केव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर। ठीक है, अब हमने क्या कहा, कॉन्केव मिरर, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें बातें करें कि ये दर्पण जो गोली दर्पण है, इनके क्या है मुख्य भाग, क्या क्या है। ठीक है, गोली दर्पण के मुख्य भाग क्या क्या है। अगर भाग की बात करेंगे तो आगे देखेंगे, पहले ऐसे देख लेते हैं। मुख्य भाग की बातें बाद में देखें, पहले इसमें क्या है, क्या है परावर्त, ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पालिशदार पृष्ठ। और जो ऊपर की तरफ है उसको बोलेंगे प्रवर्तक पृष्ठ। इसमें जो दबा हुआ है प्रवर्तक पृष्ठ, उभरा हुआ जो है पालिशदार पृष्ठ है। ठीक है, अगर इसके भाग की बात करें तो ये गोली दर्पण है, ये गोली दर्पण है, इसका कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा, इस दर्पण का कहीं ना कहीं क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्यान देना। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुव को P से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, दर्पण के ध्रुव को P से लिखते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव को P से लिखते हैं, पोल ऑफ मिरर। क्या बोलते हैं इसको, पोल ऑफ मिरर। आगे ध्यान देना, यह गोली दर्पण किसी न किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग रहा होगा, किसी न किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग रहा होगा, उसका कहीं ना कहीं केंद्र जरूर रहा होगा। उस केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, उस केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं। यह भी किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा, यह भी किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग रहा होगा, उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को हम किससे लिखते हैं, C से। ठीक है, वक्रता केंद्र को लिखते हैं C से, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, याद क्या करेंगे, यह गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं भैया, C से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, C से लिखते हैं। वक्रता केंद्र को किससे लिखेंगे, C से लिखते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देना, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं उसको, एक्सिस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ठीक है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान देना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ और जिस बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिन बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, जिस बिंदु पर क्या करता है,
मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को किस लिखते हैं? कैपिटल एफ से लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फोकस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ फोकस। तो हम बोल सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखो मुख्य समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? वो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं इसको? अवतल। इसमें मिलता है इसलिए अवतल दर्पण मुख्य फोकस, इसमें निकलता हुआ प्रतीत होता है इसलिए क्या है? ये प्रतीत होता है, इसमें इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण की फोकस। ठीक है, ध्यान देना। फिर उसके बाद देखें, यह दर्पण के व्यास को, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यह दर्पण जितने लंबाई का होता है, जितना इसका मुंह होता है ना, द्वार, द्वार मतलब द्वार, तो जिसका इसमें मुंह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के द्वारक को एम डैश से लिखते हैं, एम डैश। कैसे लिखते हैं? एम डैश से लिखते हैं दर्पण के द्वारक को। ये हो गए हमारे इस दर्पण के मुख्य भाग। तो कौन कौन से मुख्य भाग देखे? दर्पण का ध्रुव देखे, दर्पण का वक्रता केंद्र देखे, मुख्य फोकस देखे, मुख्य अक्ष देखे। ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया इसमें। और दर्पण का द्वारक देखे, इसमें भी ध्रुव देखा, फोकस देखा, वक्रता केंद्र देखा, मुख्य अक्ष देखा और दर्पण का द्वारक देखा। इतनी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में, मतलब कि इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा। तो इसको खूब अच्छे से फिगर बना लेंगे। चाहो तो इसको साइड स्क्रीन ले लो या फिर तुम क्या करो, इसको नोट कर लेना पूरा अच्छे से। ठीक है, एक बार देख लो ध्यान से। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट हेडिंग रहेगा क्या कहते हैं, अच्छा एक मिनट, थोड़ा ध्यान से देखो। एक चीज थोड़ा इसमें और देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो दर्पण का ध्रुव फोकस है ना, फोकस और ये जो ध्रुव है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है ना, उसको बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लिखते हैं एफ से। वक्रता केंद्र जो है और जो ध्रुव है, वक्रता केंद्र और फोकस तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं। इसमें भी देखो ध्रुव है और मतलब फोकस है, ध्रुव है, बीच की दूरी जो होगा फोकस दूरी एफ होगा। और वक्रता केंद्र है, यहाँ से बीच की दूरी क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। इसको लिखेंगे किससे? आर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे हम लोग? आर से लिखेंगे, ध्यान रखना है, स्मॉल आर से। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस तक की दूरी को, मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता केंद्र क्या, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको आर से लिखते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छी चीज और देख लो, इसमें क्या होता है? क्या होता है? फोकस तल। अगर फोकस तल की बात करें तो मुख्य फोकस पर खींचे गए तल को मुख्य फोकस के लंबवत खींचे गए तल को फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फोकस तल कहते हैं। ध्यान रखना, थोड़ा भी ध्यान रखना, इसको भी ध्यान रखना। फोकस तल नहीं याद है, फोकस तल क्या होता है बताओ? फोकस तल क्या होता है? तो फोकस तल क्या होता है? हमने कहा कि मुख्य फोकस के लंबवत खींचे गए तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं उसको? फोकस तल कहते हैं। ठीक, चलो कोई दिक्कत इसमें? किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट बता दें इसको, एक बार छापो जल्दी से। चलो, अगर छाप ली हो तो नेक्स्ट चलें आगे। चलो, हाँ छाप ली हो। अब हम लोग क्या देखेंगे? ये गोली दर्पण द्वारा हम लोग देखेंगे किरण आरेख का परावर्तन या किरण का परावर्तन। ठीक है, गोली दर्पण द्वारा किरणों का परावर्तन किस तरीके से देखेंगे, मतलब किस तरीके से उसका परावर्तन होगा। ठीक है, या परावर्तन में हम देखेंगे कुछ परावर्तन ऐसे देखेंगे, परावर्तन तो होगा ठीक है, कुछ परावर्तन ऐसे देखेंगे जिससे परावर्तन से हम लोग क्या कर पाएंगे? इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे, मतलब कि इमेज बना पाएंगे। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं प्रतिबिंब बनाएंगे। तो हम किरणों के सहायता से
क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, किरणों किस तरीके से प्रवर्तित होती हैं। तो किरण किस तरीके से प्रवर्तित होती हैं उसको देख लेंगे, उसके बाद बनाएंगे किरण बनाएंगे, किरण आरेख बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे, दोनों को एक साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों को एक साथ देखेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ देखेंगे, तो बड़े ध्यान से देखते रहना सब लोग, दोनों को एक साथ देखेंगे। देखो थोड़ा लेंदी वीडियो है, 3 घंटे 4 घंटे लगातार तुम्हारी क्लास जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम पढ़ाते रहेंगे। कहने वाला सीधी सीधी बात है, मतलब कहने वाला ये है कि हम लोग कब तक पढ़ेंगे, जब तक ये चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। थ्योरी को हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे और न्यूमेरिकल को हम किसी और वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश हमारा यही रहेगा कि आज का कि इसको हम पूरा कंप्लीट ही कर लें। ठीक है, क्योंकि 1 शॉट वीडियो की तरीके से इसको तुम लोग अपने में रिवीजन के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। ठीक है, और जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, सभी के लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पर पूरा कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कंटेंट तुम्हारा रहे, जितने नोट्स में तुम्हारे कंटेंट्स लिखाए गए हैं पूरे कंटेंट को यहाँ पर हम लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं, दिक्कत नहीं लेने की बात है, बस जी जान से मेहनत करते रहना, ऑटोमेटिक तुम्हारा हर दिन अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे क्या, हम देखने शुरू किए हैं गोलीय दर्पण। हमने क्या कहा, गोलीय दर्पण में हम देखेंगे किरणों का परावर्तन कैसे होगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण में, ठीक है, और दूसरा किसमें देखेंगे, उत्तल दर्पण में। दोनों को ध्यान देना है, दोनों को हम एक साथ देखेंगे, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, और दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। देखो ये क्या है, कौन सा दर्पण है, अगर दबा हुआ तल क्या रहे, क्या रहे, पॉलिशदार रहे तो उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, और ये क्या है, अवतल दर्पण है। अगर उभरा हुआ तल पे पॉलिश रहे, परावर्तक पृष्ठ दबा रहे तो उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अवतल दर्पण, इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण में हमने देखा था, अभी ध्रुव देखा था, इसमें भी ध्रुव देखा था, और क्या देखा था, वक्रता केंद्र देखा था, सी देखा था, इसमें भी हम वक्रता केंद्र देखा था, सी देखे थे, और इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा खींचा था जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोल रहे थे। इसमें भी मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे जिसको हम लोग बोल रहे थे मुख्य अक्ष बोल रहे थे। ठीक है, और ध्यान देना, इसके मध्य में कहीं क्या देख रहे थे, मुख्य फोकस देख रहे थे। यहाँ भी हमने कहीं ना कहीं क्या देखा था, मुख्य फोकस देखा था, और मुख्य फोकस को एफ से लिख रहा था। किससे लिख रहे थे, एफ से। इतना हम हमेशा याद रखेंगे, जब कभी फिगर बनाएंगे ये 3 वैल्यू या फिर ये 3 जो लिखे गए हैं इनको हमेशा याद रखना है, इनको लिखना सीख जाओ, इस तरीके से लिखेंगे। हम पहला नियम देखेंगे, फर्स्ट नियम में क्या देखेंगे, अगर प्रकाश की किरणें, ध्यान से देखते जाना, हम बार बार मिटा के ऐसे बनाते जाएंगे। ठीक है, तुम्हें बार बार बनाना होगा, हम एक ही फिगर में कई तुम्हारे पूरे नियम को हम समझा देंगे। ठीक है, देखते रहना, ध्यान देना, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से जाएगा। अवतल दर्पण में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाएगा। इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा मुख्य फोकस से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, मुख्य फोकस से निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मुख्य फोकस से जाएगा, इसमें निकलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, ये पहला नियम हो गया कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य समांतर जाएगा तो अवतल दर्पण में क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा, और उत्तल दर्पण में क्या होगा, मुख्य फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट, 1 मिनट। चल, तो यहाँ पर क्या होगा, पहला नियम ने देख लिया कि मुख्य अक्ष के मध्य चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाएगा, मुख्य अक्ष के मध्य चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगा। आगे ध्यान देना, नेक्स्ट दूसरा नियम हम क्या देखेंगे, दूसरा नियम ये देखेंगे कि मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसमें भी वही चीज है,
मुख्य फोकस पर आने वाली किरणें, मुख्य फोकस पर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, मुख्य फोकस पर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगा। तो मतलब जस्ट पहले वाले का उल्टा है। दूसरा नियम क्या था? जस्ट पहले वाले का उल्टा था। पहले क्या देखें? पहले में देखें मुख्य से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से ऊपर जाता है, मुख्य से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होता है। दूसरे में क्या देखें? मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, मुख्य फोकस पर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। आगे जाकर हम देखोगे तीसरा नियम, ये हो गए दो नियम। तीसरा नियम ध्यान देना। तीसरा नियम में क्या देखोगे? तीसरा नियम में क्या देखोगे? ध्यान से देखते जाना, बनाते जाओ। पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया, तीसरा नियम हम देखते चल रहे हैं। तीसरे नियम में क्या देखोगे कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस पथ से आया था उसी पथ से वापस लौट जाएगा। वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश की किरणें, देखो वक्रता केंद्र पर आ रही है प्रकाश की, एक मिनट गड़बड़ हो गया। ये देखो वक्रता केंद्र पर आ रही प्रकाश की किरणें, फिर चलो ठीक है, वक्रता केंद्र पर आ रही प्रकाश किरणें, तो जिस पथ से आया है उसी पथ से क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। तो वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश किरणें जिस पथ से आया है उसी पथ से वापस लौट जाता है। वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश किरणें जिस पथ से आया है उसी पथ से वापस लौट जाता है। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम की बात करें, फोर्थ नियम की बात करें, तो फोर्थ नियम में क्या देखेंगे? ध्यान देना थोड़ा सा। फोर्थ नियम में क्या बातें करेंगे? फोर्थ नियम में दर्पण के ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण के ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के साथ जितने कोण से आया था उतने ही कोण से क्या हो जाएगा? ये परावर्तित हो जाएगा। अगर दर्पण के ध्रुव पर पड़ रहा है तो जितने कोण से मुख्य अक्ष के साथ जितने कोण से आया था उतने ही कोण से क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा। सेम ऐसे भी इसमें भी होगा। ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के साथ जितने कोण से आया था उतने कोण से क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। जितने कोण से आया था उतने कोण से क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। चलिए, ये हो गए चार नियम होंगे। पांचवा नियम देखेंगे हम लोग। पांचवें नियम की बात करेंगे, पांचवें नियम की बातें करें, पांचवें नियम की बातें करें, पांचवें नियम की। तो पांचवें नियम में अगर देखें हम लोग, एक मिनट, तो इसमें देखें पांचवें नियम में प्रकाश किरणें कहीं भी जाए, प्रकाश किरणें कहीं भी जाए टकरा कर ऐसे लौटेंगे। अगर हम लोग क्या करेंगे? वक्रता केंद्र से इस पर ऐसे अभिलंब खींच देंगे तो आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। किरण कहीं से भी जाए, हमने कहा कहीं से भी जाए, ठीक है, किरण कहीं से भी जाए, अगर वक्रता केंद्र से क्या खींच देंगे? हम अभिलंब खींच देंगे। अगर वक्रता केंद्र से क्या खींच देंगे? इसमें अभिलंब खींचेंगे तो आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ये क्या होगा? इस नियम को हम लोग देखेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, अगर नहीं समझ में आता कई बार रिवाइज करके समझना, इसको कई बार देखना, ठीक है, समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान देना नेक्स्ट। फिर इसके बाद चलो ये बातें समझ में आ गई, इसको मिटा देते हैं। ये हो गए हमारे 5 नियम टोटल हो गए। कितने नियम होंगे टोटल? 5 नियम। ठीक है, अब इन्हीं की हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे? इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इमेज बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, तो अवतल दर्पण से कितनी प्रतिबिंब बनेंगे? टोटल 6 स्थितियां बनेंगी अवतल दर्पण से। कितनी स्थितियां बनेंगी? 6 स्थितियां बनेंगी। कैसे बनेंगी? ध्यान देना। ये है अवतल दर्पण, ये क्या है? अवतल दर्पण। ध्यान से देखना, इसमें क्या होगा? ध्रुव होगा, वक्रता केंद्र होगा, फोकस होगा, और बहुत दूर जाएंगे तो क्या मिलेगा? इन्फिनिटी मिलेगा। ध्यान देना थोड़ा सा। अगर देखो हम वस्तु को कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं? एक बार वस्तु को यहाँ रख सकते हैं, एक बार इनके बीच में रख सकते हैं, मतलब कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख सकते हैं। दूसरा तीसरा कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। चौथा कहाँ पे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और
पांचवा कहाँ फोकस पर, छठा कहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब टोटल कितनी स्थितियां बनेंगी इसमें? 6 स्थितियां बनेंगी। कितनी स्थितियां बनेंगी? 6 स्थितियों को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पहली स्थिति देखते हैं कहाँ पर, जब वस्तु कहाँ पर रखा हो, अनंत पे रखा हो। देखो जब वस्तु अनंत पे होती है ना, तो प्रकाश की किरणें हमेशा समांतर चलती हैं, सदैव में समांतर, जरूरी नहीं कि मुख्य अक्ष के समांतर चले, वो हमेशा अपने आप में समांतर चलती हैं। तो मान लेते हैं अनंत पे रखी हुई हैं तो हमेशा चलेंगी समांतर। तो समांतर चल रही किरणें, ध्यान देना, अगर ये समांतर चल रही किरणें तो देखो मुख्य अक्ष समांतर है, इसमें हमेशा लिए मुख्य अक्ष समांतर लिए हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे भी ले सुनते समांतर, कैसे भी ले सकते हो, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुख्य अक्ष समांतर चल रहा है तो प्रवर्तन के बाद कहाँ से जाएगा? मुख्य फोकस से जाएगा। कहाँ से जाएगा? मुख्य फोकस से जाएगा। इधर भी क्या जाएगा? मुख्य फोकस से जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा भाई? जहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहे होंगे। भाई प्रतिच्छेद कहाँ कर रहे हैं? दिख रहा है आपको, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों। तो जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे होंगे यहाँ पर क्या बनेगा? इसका इमेज बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर इमेज बनेगा। और ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर देखें इसमें हम 4 चीज़ों को हमेशा याद रखेंगे। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की 4 चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें। वस्तु का पहला चीज़ हम देखेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा क्या वास्तविक है या आभासी है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक्चुअल में आके किरणें काट रही हैं। अगर किरणें एक्चुअल में काट रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको वास्तविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको वास्तविक बोलते हैं। अब उल्टा होगा कि सीधा होगा, ये चीज़ याद रख लेना। जब कभी भी वास्तविक होगा हमेशा वो कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? वो उल्टा बनेगा। तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? उल्टा बनेगा। तीसरा हम देखेंगे जब इसमें देखें, देखो पहला क्या देखें? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। अच्छा, ये कहाँ पर बन रहा है? मुख्य फोकस पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? मुख्य फोकस पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? मुख्य फोकस पर बन रहा है। चौथा नंबर, कैसा बनेगा? मतलब कि छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? तो यहाँ पर बोलोगे बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, ये पहला हो गया। चौथा, इसको जल्दी से बनाओ, फिर इसके बाद हम जल्दी स्पीड चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मतलब टाइमिंग ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा टाइम को कंसिस्ट रखेंगे। चलिए आगे। दूसरा हम क्या देखेंगे? ध्यान देना, अब की बार वस्तु कहाँ रखा होगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। जब हम वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, देखो ये क्या है? फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये क्या है? इन्फिनिट है। अब की वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं। अगर हम वस्तु को यहाँ पे रख रहे हैं तो पहली किरण ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। ध्यान देना थोड़ा सा। तो ये कहाँ जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरी किरण लेके जाएंगे हम कहाँ से? वक्रता केंद्र से। कहाँ से लेकर जाएंगे? वक्रता केंद्र से। तो जिस पथ से गया उसी पथ से क्या हो जाएगा? ये वापस लौट जाएगा। जिस पथ से गया उसी पथ से क्या हो जाएगा? ये वापस लौट जाएगा। और यहाँ पर क्या करेगा? दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। जहाँ प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो अगर इसके सिर से किरण चला है तो जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा वहाँ पर क्या बनेगा? सिर बनेगा। अगर वहाँ पर सिर बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? भाई दिख रहा ऐसे चलता जाएगा। भाई यहाँ से किरण ले जाते तो यहाँ बनता, यहाँ से ले जाते यहाँ, यहाँ से ले जाते यहाँ, पैर से ले जाते पैर यहाँ बनता। ठीक है, तो ऐसे बनता, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा होता। इसे हम बोल रहे हैं। देखो कट रहा है कैसा? वास्तविक। देखो वास्तव में आके किरणें काट रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब। उल्टा दिख रहा है, तुम्हें दिखता हुआ बन दिख रहा है ना, उल्टा बनता हुआ, उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब। और कहाँ पर बन रहा है? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। और साथ में ये भी देखना कि कैसा, क्या इससे बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है? तो दिख रहा है तुम्हें छोटा बन रहा है, तो हम बोलेंगे वस्तु से छोटा बन रहा है। वस्तु से कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, वस्तु कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट। तो ये 4 चीजें हम याद रखेंगे। ठीक, ये 4 चीजें क्या करेंगे? याद करेंगे। कहाँ का बन रहा है? मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है।
वास्तविक उल्टा बन रहा है। ये 4 चीजें हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब की बार वस्तु कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कैसा बनेगा? ध्यान से देखना थोड़ा सा। ध्यान देना भैया थोड़ा सा सब लोग। चलिए आज थोड़ा सा इतना और आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट। एक्चुअली थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, ध्यान देना। वक्रता केंद्र ये क्या है? अब की बार वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? वक्रता केंद्र। पहले किरण हम ले जाएंगे मुख अक्ष के समांतर, प्रवर्तन के बाद कहाँ जाएगा? मुख्य फोकस से। दूसरी किरण कहाँ ले जा रहे हैं? मुख्य फोकस से। प्रवर्तन के बाद कहाँ से जाएगा? मुख अक्ष के समांतर। कहाँ जाएगा? मुख अक्ष के समांतर। ठीक है, तो देखो इसको कहाँ कट करेगा? ये वहीं पर कट करेगा, जस्ट उसके नीचे, जस्ट उसके क्या करेगा? नीचे कट करेगा। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। देखो किरण क्या है, ये किरण आ रही, जरूर खींच लिया करो, तीर इसको बना लिया करो, ठीक है, जरा अच्छा रहेगा। तो क्या होगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और कहाँ पर बनेगा? जहां पर रखा है वहीं पर बना, मतलब कि वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर प्राप्त होगा। और कैसा प्राप्त होगा? वस्तु के बराबर। कैसा प्राप्त होगा? वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करो, जल्दी से जल्दी छापो। चलिए ठीक, छाप लिए हो गए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर। चलिए अच्छा, शोर नहीं, यहाँ पर ध्यान दें। ये क्या होगा? मुख्य फोकस। ये क्या होगा? वक्रता केंद्र। ये क्या है? इन्फिनिट। ध्यान से देखते रहे। हमने वस्तु को कहाँ रखेंगे? अब की बार वस्तु को कहाँ रखेंगे? वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के। ये वस्तु रखा, पहले किरण ले गए मुख अक्ष के समांतर, टकरा कर कहाँ गई? मुख्य फोकस से, ऐसे निकल। दूसरी किरण ले गए मुख्य फोकस से, चलो मुख्य फोकस से लेकर जाते हैं, ऐसे टकरा कर कहाँ जाएगी? दिख रहा है, अगर इसको खींचें तो यहाँ पर कहीं बन रहा है, मतलब कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं बन रहा है। तो देखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब, देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज है। क्या है? ये इमेज है। अगर देखा जाए वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कैसा बनेगा? वास्तविक, क्योंकि किरण वास्तव में आके काट रही है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और कैसा बनेगा? दिख रहा है उल्टा बनता हुआ, और कहां पर बनता हुआ दिख रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो हम बोल सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। और कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कैसा बना भाई? सब लोग देखें, आपने देखा वास्तविक बना, उल्टा बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना, वस्तु से बड़ा बना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। जल्दी से इसको बनाओ भाई सब लोग। ठीक है, देखो, हाँ, आपकी बात 5वीं स्थिति, केस नंबर 5। ठीक है, केस नंबर 5 में हम देखेंगे, थोड़ा सा देखते जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, स्पीड से, रिवीजन के तौर पे इसको देख रहे हैं। ये क्या हुआ? फोकस। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है?
अब की बार वस्तु को हम लोग कहाँ पर रख रहे हैं? मुख्य फोकस पर। पहली किरण मुखर्जी के समांतर, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस। दूसरी किरण चलो ले चलते हैं कहाँ से? ध्रुव से लेके चलते हैं। ध्रुव से ले चलेंगे, जिस कोण जितने कोण से आया उतने कोण से क्या होगा? प्रतीत होगा। दिख रहा है आपको क्या? आपको दिख रहा है ये कि ये दोनों किरणें समांतर जाती हुई, कैसे जाती हुई दिख रही हैं? समांतर जाती हुई दिख रही हैं। दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है। तो ये किरणें जब समांतर हुई जाती हुई दिख रही हैं, ऐसा माना जाएगा ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा? अनंत पर प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। ठीक है, वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, ये दोनों वही रहेंगे क्योंकि वास्तविकता में जा रही किरणें। अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। और कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। उससे बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। एक लास्ट स्थिति है केस नंबर 6, इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे की जो बचा हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं 15 मिनट 20 मिनट, क्योंकि सुबह से क्लास चल रही हैं। तो भाई सुबह से क्लास चल रही है, कई क्लासों को हमने अभी पढ़ा के छोड़ा है, उसके बाद फिर तुम लोग पढ़ा रहे हैं, काफ़ी एनर्जी डाउन हो चुका है। तो थोड़ा सा फिर क्या करना है, नाश्ता वास्ता कर लें, उसके बाद फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे छठा नंबर केस नंबर 6 देखते हैं। केस नंबर 6 देखते हैं। केस नंबर 6, ये क्या वो फोकस, ये क्या है वक्रता, केंद्र, ये क्या है? अब की बार वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? यहाँ। चलो यहाँ पहले किरण मुख्य के समांतर, प्रवर्तन के बाद कहाँ जाएगा? मुख्य फोकस से जाएगा। कहाँ से जाएगा? मुख्य फोकस जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मुख्य फोकस। दूसरी किरण लेके चलते हैं, देखो थोड़ा सा पटरी रख के बनाना समझो। ये लेके तो जिस पथ से गया उसी पथ से क्या होगा? ये वापस लौटेगा। दिख रहा तुम्हें सिर्फ डाइवर्ज होती है, इधर फैलती हुई दिख रही है, इधर सिकुड़ती हुई दिख रही है। इसको अगर पीछे बढ़ा देना, ऐसे पीछे बढ़ा देना, ऐसे कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा। दिख रहा है प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा? सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हम लोग बोलेंगे अब की बार वास्तविकता में काट नहीं रही, ये प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? दिख रहा है सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। ये 4 स्थितियाँ और ये 4 चीज़ें हम लोग नोट कर लेंगे। ये 4 स्थितियाँ जितना हमने पढ़ाया इसको रिवीजन कर लेंगे आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और आगे देखेंगे इसके आगे। तो जहाँ तक उम्मीद होगा सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है वीडियो को कई बार रिवाइज करके देखना, या फिर नहीं समझ में आया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हम लोग देखेंगे और आपकी हर चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद बने रहने के लिए।